अस्सलामुअलैकुम। एक नए हफ्ते के आगाज में वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया जैद और मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। आज के न्यूज़ रूम में एक बार फिर बड़ा और अहम सवाल कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि गुज़श्ता रात एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन इस ऐलान के साथ एक अहम और बड़ा सवाल फिर से सर उठाता है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद ने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, क्योंकि इसके बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आगाज़ होगा। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं और वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत जारी है। अलबत्ता ये वाज़ेह है कि सियासी शख्सियत को बाकी तमाम पर फ़ौक़ियत हासिल होगी, लेकिन ये गैर जानिबदार और सबके लिए काबिल कबूल सियासी शख्सियत कौन होगी और मुत्तफ़िक़ा इसका जो जवाब है इस सवाल का वो खुद सियासी जमातों के भी पास नहीं है और इसको हम तलाश करने की दी न्यूज़ रूम में कोशिश करेंगे। ऐसे और बड़े दिन से वैसे हम करें। इसके अलावा घर आए मेहमानों को देखकर बेसाख्ता चश्मे मा रोशन दिले माशात निकलता है कि शहद से मीठी, समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद ये दोस्ती दिहाइयों पर मुहित तो है ही, लेकिन इस दोस्ती के नए बाप के तौर पर 10 साल पहले लगे पौधे ने अब एक तनावर दरख्त की सी सूरत इख्तियार की है। और यही वजह है कि खुद चीन के नायब वज़ीर आज़म सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इन मंसूबों की अब तक की पेशरफ्त और इस गेम चेंजर मंसूबे के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नए रास्ते और नए इरादे लिए पाकिस्तान पहुंचे और उनकी मसरूफियात का जिक्र भी आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर साथ ही साथ सेनेट में पेश किए गए वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल पर खुद हुकूमती इत्तेहादी बल्कि नून लीग के सेनेटर्स तक ने इस कानून साजी को उजलत की कानून साजी करार दिया। लेकिन इस तरह की कानून साजी में जल्दबाजी की वजह तो खैर एक वाक़या है, लेकिन इस कानून साजी का बाकी सियासी जमातें भी शिकार हो सकती हैं। यही वजह है कि ज़ीरक सियासतदान इस पर मुकम्मल मुशावरत का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि यही कानून साजी कल कोई भी हुकूमत अपने सियासी मुखालिफ पर इस्तेमाल करेगी तो इसकी जद में सभी आएंगे। यहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ थोड़ी है। बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक अच्छी खबर भी आपको बताएं ना कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है। डॉलर जो है वो अलबत्ता काबू से बाहर है और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार जो बच्ची है उसकी सेहत से मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, अब तक की क्या खबरें हैं, एक रिपोर्ट हमारे पास से, पहले आप वो देखें। कई दिनों से बार बार दोहराए जाने के बावजूद भी एक सवाल नए का नया है, कौन होगा निगरान वजीर आजम। पीडीएम की जमातें सर जोड़े बैठी हैं, लेकिन अभी भी एक नाम पर इत्तेफाक सामने नहीं आया। खबर है कि आज से दोबारा मेल मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियां मुलाकात करेंगी। दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से भी निगरान सेटअप के लिए राब्ते किए जाएंगे। खबर है कि नून लीग ने निगरान वजीर आजम के लिए 5 नामों पर गौर किया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी आज अपने नाम सामने लाएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की भी दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत जारी है। जमात इस्लामी और GDA को भी एतमाद में लिया जाएगा। राजा रियाज ने बुध को अपोजिशन जमातों का इजलास भी बुला लिया। अपोजिशन लीडर इसी हफ्ते 3 नाम वजीर आजम को भिजवाएंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। जुलाई का इख्तिताम हो रहा है और अगस्त का कल से आगाज होगा। अगस्त में न सिर्फ मौसम उबैद बदलेगा बल्कि सियासी पारा भी उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। जी हां, अगस्त का महीना फैसला कुन होगा जो एक दिन की अब दूरी पर है। तमाम बड़े फैसले आइंदा 10 रोज में हो जाएंगे। अगस्त में होगा क्या उबैद, एक रिपोर्ट में जान देखते हैं। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, असम्बलियों की तहलील, इलेक्शन की तारीख, अहम कानून साजी और अदालतों में अहम केसेस पर बड़ी पेशरफ, सब के सब अगस्त के महीने में। जी जनाब, सियासी एतबार से अहम तरीन महीना अगस्त, एक दिन की दूरी पर। सियासी बिसात पर सारे बड़े फैसले इसी महीने में होंगे। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने के 5 साल मुकम्मल होने को, लेकिन अगले निगरान सेटअप पर अब भी बेयकीनी की धुंध छाई है। सियासतदानों के जहनों के शुबहात जूं के तू हैं, कोई खुलकर इजहार कर रहा है तो कोई दबे अल्फाज में। देखना यह है कि सियासतदान अगस्त के महीने में अब कैसे इन सियासी सवालों के जवाब तलाश करते हैं। तो जनाब, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर की गूंज उठी तो एक नाम मंजर आम पर आया। वो थे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जिस पर हुकूमती इत्तेहादियों में शोर मचा तो कई रद्द अमल भी सामने आया और फिर वो अचानक से नाम ही गायब हो गया। नाम गायब हो गया, बस नाम का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। ये मामला ओवरऑल था क्या, ये भी आप एक रिपोर्ट में देखें।
एक तरफ सियासी जमातें निगरानों को चुनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दोनों बड़ी जमातें अपने उम्मीदवार को निगरान वजीर आजम बनाना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वजीर आजम इत्तेहादियों से शेयर कर चुकी है, लेकिन इस खबर के सामने आने पर इत्तेहादियों की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार शख्सियत को निगरान बनाना चाहती है, इसलिए इसहाक डार के नाम पर फिलहाल राजी दिखाई नहीं देती। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी ही नहीं, JUI और MQM वाले भी हाँ करते नजर नहीं आते। इत्तेहादियों का रवैया देखकर मुस्लिम लीग नून ने भी इसहाक डार के अलावा दीगर नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत की बड़ी जमात होने के नाते उनकी कोशिश होगी कि वो अपने पेश करदा नामों पर ही इत्तेहादियों को राजी कर लें। तो इस सारे मामलात इस पर तफसील से बात करेंगे। हमें हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बहरमन तंगी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस्लामाबाद की हवाओं में इस वक्त जो लेटेस्ट खबरें हैं वो मैं सिद्दीक साजिद साहब से जान लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सिद्दीक साजिद साहब, ज़रा हमें जल्दी से बताइए कि माहौल इस वक्त है क्या, जो मुशावरत अब तक हुई है इत्तेहादियों में, उसमें कितने नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए, और अगर नाम आपको पता है तो हमें भी बता दें। जी देखिए, ये निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर का जो मामला है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तकरीबन कोई 4 दौर तो मुज़ाकरात के हो चुके हैं। वो चाहे गैर बातचीत हो या रस्मी बातचीत हो, लेकिन उसमें डिस्कशन लाजमी तौर पर हुई है, और आज भी जो है, आज शाम को भी जो है वो ये एक बातचीत का एक नया दौर जो है वो होना है। दूसरी तरफ जो मैंने पहले भी कहा था कि जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, वो बड़े आजकल गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, वो भी बड़े सरगर्म हैं। उन्होंने भी अब GDA से जमात इस्लामी और दीगर अपने जो साथियों के साथ मशवरा तेज़ किया है। बुध को उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है अपोजिशन अरकान की, क्योंकि और उन्होंने कहा कि मैं 3 नाम जो है वो फाइनल करके दे दूंगा। और उन्होंने जो 3 नाम उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से जाएंगे, उसमें एक टेक्नोक्रेट होगा, एक ब्यूरोक्रेट होगा, और एक उन्होंने कहा कि मारे मईशत होगा। उसमें उन्होंने किसी सियासतदान का नाम जो है वो नहीं लिया। दूसरी तरफ आज एक जो यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत के हलकों में खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी नून लीग ने जो नाम दिए हैं उसमें शाहिद खकान अब्बासी का नाम भी शामिल है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी के नाम के हवाले से उनकी अपनी जो जमात है वो जो है इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं कर रही। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के जब ज़राए से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जो नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए हैं ये फार्मल नाम नहीं है। लेकिन आपके लिए खबर ये है कि जो इस वक्त बातचीत हमें नज़र आ रही है, एक हमें हमारे सामने जो बातचीत नज़र आ रही है इनके पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, और एक पसे पर्दा बातचीत जारी है। वो पसे पर्दा बातचीत हो रही है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और सीधी सी बात है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो हमें नज़र नहीं आ रही। और उसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी, इसी हफ्ते के दौरान ही आ जाएंगी जब किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक। मैं आपकी बात समझ गया सिद्दीक साहब। इस चीज को मैं इसी चीज को लेकर जरा सेनेटर साहब की तरफ जाता हूँ। सेनेटर साहब, आपने मुझे बताना है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी कहते हैं एक वो बातचीत है जो हमें नजर आ रही है और एक वो बातचीत है जो हमें नजर नहीं आ रही, तो आप कौन सी वाली बातचीत का डाटा हमसे शेयर करना चाहेंगे और कौन सी वाली बातचीत मानी भी जाएगी इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत का दूसरा नाम जो है मुज़ाकरात, एक दूसरे को कायल करना और एक दूसरे के साथ बैठकर उस मुश्किल को रिजॉल्व करना, ये सियासत का दूसरा नाम है। इस वक्त हुकूमत में मुख्तलिफ जमातें हैं और जमातों के मुख्तलिफ अपने हर जमात के अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम है। मैं समझता हूं कि जैसे 1 साल और 4 महीने में जिन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला, इन तमाम जमातों ने बाहमी मशावरत से, बाहमी एहतराम से, मैं समझता हूं कि आखिरी जो मौका है वो निगरान सेटअप का है और निगरान प्राइम मिनिस्टर का है। तो मैं समझता हूं कि तमाम वो जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है उसमें बड़ी बड़ी लीडरशिप है, उनका अपना पॉलिटिकल विजन है और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क में मजबूत पार्लिमानी निज़ाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मुमकिन ऐसा नहीं है कि वो एक नाम दे दे और उस पर हम बात कर ले। जैसे आप साथियों दोनों ने कहा कि इसहाक डार का नाम, देखिए इसहाक डार का नाम तो चैनल से और आप जैसे एंकर भाइयों से हमने सुना,
हमें तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी मीटिंग में उसका नाम पेश नहीं किया था, तो लिहाजा फिर उनकी तर्जुमान ने मरियम औरंगजेब साहबा ने खुल के कहा कि हमने अभी तक इसाक डार का नाम नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि जैसे अभी आपने कहा उसका नाम आ गया और उसका भी नाम लेने वाला नहीं है, तो नाम लेने वाले तो सिर्फ चैनल वाले थे और एंकर थे, बाकी तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी भी जमात की तरफ से उनका नाम नहीं लिया गया था। सेनेटर साहब, आप नहीं समझते कि जो नाम लिया गया था ये इस्लामाबाद में शारा दस्तूर से कहीं से स्लिप हुआ, इसको भेजा गया और फिर ये चला, जिसके बाद आप लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया तो फिर उसकी ओनरशिप नहीं ली गई? आप क्या समझते हैं? हमने खुद बैठ के तो तय नहीं किया होगा ना सर ये नाम लेना है? देखिए, जहां तक हमारे रद्द-ए-अमल की बात है, उसी दिन उसी वक्त मुस्लिम लीग नून के और पूरा दिन मुस्लिम लीग नून ने उस दिन तरदीद नहीं की थी। रात को ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में तरदीद की, पूरा दिन नून लीग की तरफ से खामोशी थी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने रद्द-ए-अमल नहीं किया था। हमने कहा था कि इसाक डार का नाम अभी तक किसी मीटिंग में हमारे सामने नहीं रखा गया था और मेरी लीडरशिप और बाकी लीडरशिप को भी चाहिए, जैसे अभी मुख्तलिफ चैनल्स पे हमारे एक ही शो का हम करते हैं। मैं रोजाना, उस दिन मैंने 7 टॉक शोज किए थे और 7 टॉक शोज पे यही बातचीत चल रही थी, निगरान सेटअप, निगरान वजीर आजम और असम्बलियां कब मुद्दत पूरी करिए। देखिए, 3-4 चीजें क्लियर है आईन में, दस्तूर में, कि अगर हुकूमत ने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले असेंबलियां डिसॉल्व की तो 60 डेज में इलेक्शन होगा, इसमें दो राय नहीं है। और 90 डेज में, और अगर उसने 12 अगस्त पूरी कर ली तो 60 दिन में होगा। बिल्कुल ठीक है, वो फिर 60 दिन में होगा। अभी इसी तरह निगरान सिस्टम में निगरान वज़ीर आज़म आएगा। मैं क्यों ना आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपको सुनवा दूं ना। हमारे जो रिपोर्टर हैं सिद्दीक साजिद साहब, नुमाइंदा खुसूसी, उनसे पूछ लेते हैं कि ये नाम आया कहां से। सिद्दीक साहब, ये आपने और मैंने तो तय नहीं किया, या बाकी जो हमारे साफी हैं उन्होंने तो तय नहीं किया, ये नाम कहीं ना कहीं से बताया गया और फीड किया गया कि ये भी एक मामला अंडर कंसिडरेशन है, बल्कि जोर इस बात पे था कि फाइनल हो गया। जरा सेनेटर साहब को बताएं, हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की बीट करता हूँ और ये नाम बाकायदा तौर पे हमें फीड किया गया, ये ऐसी बात नहीं है। एक और नाम भी था, साबिक ब्यूरोक्रेट है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। इसाक डार साहब के साथ साथ फवाद हसन फवाद का नाम भी जो है वो कहा गया कि ये नाम भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। अब ये दोनों नाम कहा गया जी, अब इसको या तो डार साहब को बिल्कुल नाकाम बनाना था कि वो ना बन सके, ये वजह हो सकती है, या फिर राय और हवा का रुख चेक करना था कि इत्तेहादी क्या कहते हैं। और ये नाम को इधर उधर से नहीं आया था, ये समंदर पार से नाम आया था। मियाँ साहब ने कहा था कि ये नाम जो है वो डिस्कस कर ले, अगर इनके ऊपर इत्तेफाक राय। अब आप सेनेटर साहब, अब आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। अब जब हमने आपके सामने कहानी खोली तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखें ना, ऐसे तो नहीं होता सर, हम घर पे बैठ के तो खबरें नहीं बनाते। देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त तमाम चैनल्स की और आप जैसे ज़ीरक एंकर्स की जो आपकी बहुत बड़ी नज़र हैं पाकिस्तान की सियासत पे, मुझे चलें इसाक डार छोड़ें, मुझे आप ये बताएं, हम देखें पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नाम नहीं ले रहे, मुझे आप ये बताएं कि आपकी तरफ से कौन कौन से नाम अंडर कंसिडरेशन है, ताकि हम फिर आपको कोट करके बता सके ना कि सेनेटर साहब ये कहते हैं ये नाम है पीपल्स पार्टी के ऑप्शन है। मैं आपको क्लियर करूं कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर 44 ईयर्स है। मैंने 1980 से पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू किए हैं। पीपल्स पार्टी के 38 साल बाद मैं सीनेटर बन गया और अभी 5 साल पार्लिमानी सियासत का, तो 44 साल मेरे हैं। लेकिन मैं इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नहीं हूं और न मैं उस कोर कमेटी का मेंबर हूं जिसमें डिसीजंस होते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त कोशिश ये करती है कि जो 60 डेज हो या 90 डेज हो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए जो तसलसल है पॉलिसीज में, जो मुश्किलात को काबू करने की तसलसल है। मैं समझता हूं कि ऐसे निगरान वज़ीर आज़म पे इत्तेफाक होगा और दोनों तरफ से, बल्कि अपोजिशन लीडर की तरफ से और तमाम अपोजिशन जमातों की लीडरशिप की तरफ से ये कोशिश होगी कि निगरान सेटअप आएगा ट्रांसपेरेंट और वो ऐसा इलेक्शन में मदद करे इलेक्शन कमीशन के साथ कि कल ऐसी हुकूमत वजूद में आ जाए जो कि वो मुल्क और इदारों के लिए नेक शुगून हो और इदारों को मजबूती के लिए वो आप काम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का, आपने नाम नहीं बताया,
हम कोशिश करेंगे कि आपसे नाम जानने की, लेकिन बहरहाल आप क्योंकि उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा नहीं है जिसमें ये मुशावरत हो रही है, बल्कि सिद्दीक साजिद साहब के बकौल ये मुशावरत कहीं और हो रही है और बड़ों के दरमियान हो रही है और वहाँ से कोई चीज़ फाइनल होगी और फिर एग्जीक्यूट होगी। सिद्दीक साजिद साहब और सेनेटर साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। तो ये है मामलात। इसहाक डार साहब के नाम की आपको हकीकत भी बताई गई कि किस तरह से वो नाम आया और किस तरह से हमने उस नाम को फिर आप तक पहुँचाया भी। बहरहाल मामलात जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और सूरत हाल जो है वो अब आगे बढ़ेगी। यकीनी तौर पर ये अगले जो 8-10 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। असेंबलियों की तहलील से पहले इस मामले को सेटल करना बड़ा बिल्कुल, जो अगस्त का महीना है उसका स्टार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम अफसोसनाक जो खबर है, जो अब तो एक कहानी बन चुकी है, जो हम अपने नाजरीन के साथ अपडेट्स उसकी शेयर कर रहे हैं कि जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ताहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुकदमे में नामजद मुलजिमा को 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मिली हुई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल के दफात भी शामिल कर ली गई हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई। इस हवाले से रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देख। इब्तदाई FIR कमजोर क्यों काटी गई? क्या वजीर आजम के नोटिस के बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई? सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल कर ली गई। रिजवाना की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद थाना हमक में दर्ज मुकदमे में दफात का इजाफा किया गया। मुकदमे में जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों के टूटने के दफात भी शामिल की जा चुकी हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा 7 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अल फरीद जफर का कहना है कि 2 रोज बच्ची के लिए अहम है। रिजवाना की तबीयत कभी ठीक कभी खराब हो जाती है। तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। जहर दिए जाने का टेस्ट फोरेंसिक को भेज दिया। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के खिलाफ सोमोटो एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे। मामला दबाने पर सिविल जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया ने 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। तो रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में इस वक्त ज़ेर इलाज है और सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम ने PNN से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रिजवाना की जो हालत है वो तशवीशनाक है। ताहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर उसे रखा गया है और अगले 48 घंटे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर पे शिफ्ट किए जाने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ जनरल अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी। ज़ुहैब, बताइएगा क्या कहना है प्रोफेसर साहब का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हम जनरल अस्पताल में जहाँ पे रिजवाना जो है ICU में ज़ेर इलाज है। उसकी तबीयत कैसी है इस वक्त? उनके जो कमेटी बनाई गई है जिनके इंचार्ज जो है सरबराह जो है डॉक्टर जोदत सलीम साहब हैं। रिजवाना जो है गुज़िश्ता 7 दिनों से ज़ायद हो गए यहाँ पे ज़ेर इलाज है। कैसी तबीयत है उनकी? रिजवाना हमारे पास 7 दिन पहले ICU में दाखिल हुई थी। उस वक्त तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। ब्लड प्रेशर बहुत लो था, ज़ख्म थे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिस्म के अंदर फैला हुआ था, जनरलाइज सेप्सिस था। बच्ची अपनी ऑक्सीजनेशन भी मेंटेन नहीं कर रही थी। तो इसका प्रीलिमिनरी ज़ाहिर है जो इलाज है, रिससिटेशन की गई है, उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई। लेकिन ये है कि अभी 2-3 दिन से जो हम जिस मसले का हम शिकार हैं वो ये कि इसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ज़ाहिर है उसके अंदर एक निमोनिया की सूरत हाल है जो कि मौजूद है और उसकी वजह से बार बार ऑक्सीजन ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है। फ़िलहाल डॉक्टर जोदत सलीम साहब का यही कहना है कि इनकी कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द अज जल्द उसकी सेहत याबी के लिए उसको इलाज कराया जा सके और हुकूमती सतह पर भी अगर वज़रा की बात की जाए तो वो भी ऑन बोर्ड हैं। जी, तो राना वहीद ने हमें तमाम तर सूरत हाल हमें ज़ुहैब काज़मी ने माज़ा चाहूँगी बताइए सारी सूरत हाल। राना वहीद लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि बच्ची की हालत कैसी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है और वेंटिलेटर पे भी हो सकता है कि उसे मुंतकिल करना पड़े। राना वहीद, बताइएगा बच्ची की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी हमारी बात भी हुई है प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हालत अभी ठीक नहीं है उनकी। जी बिल्कुल, जो है आज 7 रोज़ गुजर गए हैं और जो उसकी डायग्नोसिस में मसला आ रहा है, जो कि बच्ची का डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि उनको असल में जो कौन कौन सी बीमारी जो इसमें वो मुब्तला है, जिसके लिए आज इको टेस्ट जो है वो किया गया था, जो कि बेहतर उसकी रिपोर्ट आई है। जबकि जो प्रिंसिपल हैं अल फरीद जफ़र, उनका ये कहना है कि इनका जो जहर देने का जो मामला है, इसका जो फ्रांसिक को जो टेस्ट भिजवाया है उसकी रिपोर्ट भी जो है वो 2 रोज़ में आ जाएगी और इसके खून में इन्फेक्शन है जिसके बायस अभी तक जो है डायग्नोस करने में उनको मुश्किलात का सामना है। चूँकि बहुत से डॉक्टर जो हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर जो हैं वो भी शामिल किए गए थे। जो उनके कमर और सर के जो ज़ख़म है उसमें बेहतरी आ रही है, जबकि उसके जो कमर के निचले हिस्से में जो ज़ख़म है उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो बच्ची रिजवाना है उसको ऑक्सीजन को वेंटिलेटर पे जो है अब खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि उसको वेंटिलेटर पे मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि
मुतअद्दिद मरतबा जो है उनको जो ऑक्सीजन जो है लगाना पड़ती है, उतारना पड़ती है। ये अभी तक जो उसकी हालत है जो रिजवाना की, वो तशवीशनाक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो डॉक्टर्स का बोर्ड है उन्होंने डायग्नोज जो किया है उसमें वो अपना एक बीमारी का इलाज करते हैं तो दूसरी बीमारी जो है। ठीक है, राना वहीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये भी आपसे जानूंगी कि जहर दिए जाने का जो टेस्ट है वो किसके कहने पे कराया जा रहा है, क्या हालत है उनकी और किस वजह से ये टेस्ट हुआ है। लेकिन किरण खान ने इस्लामाबाद से भी हमें ज्वाइन किया। किरण, ये बताएगा कि अब मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और ये सवाल है कि इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट इतनी कमज़ोर क्यों बनाई गई थी? जी बिल्कुल, जैसे कि ये सारा मामला पिछले कई दिनों से हमारे सामने है कि 14 साला रिजवाना पे जो सिविल जज हैं आसिम हफीज़, उनकी अहलिया ने तशद्दुद किया था, जिसकी बाद से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पहले मुकदमा जो FIR दर्ज की गई थी उसमें इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा था वो दर्ज नहीं किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि उसमें इक़दाम कत्ल के भी जो दिफात हैं वो भी शामिल की गई, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसमें ये साबित हुआ है कि उनकी मुतअद्दिद जो हड्डियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, पाँव पे भी काफ़ी जख्म हैं, बाजू और टांगों पे भी जख्म आए हैं, सर पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर लाहौर से बता भी रहे हैं कि उनकी हालत काफ़ी तफ्शीशनाक है और पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल हैं। तो अब जो है उसमें मजीद FIR में दिफात भी शामिल कर ली गई हैं। साथ ही साथ चेयरपर्सन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सायरा अहमद हैं, उनने सिविल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की है कि वो इसका सो मोटो लें और रोजाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जाए। और आला हुकाम ने अब इसका नोटिस लिया और उसके बाद ये दिफात भी शामिल की गई हैं। अच्छा किरण, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या मौकिफ सामने आया है, क्योंकि अब दूसरी तरफ मुलजिमा जो थी 1 अगस्त तक उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी मौक़िफ़ जो सरकारी तौर पर मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रहा। वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। FIR ज़रूर दर्ज कर ली गई है, अपने तौर पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है इस केस में, उसमें मुतअद्दिद जो दिफात है वो भी शामिल की गई है। लेकिन असूली तौर पर जो उनका एक मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था वो हमने उनसे काफ़ी पूछा भी, लेकिन वो इस चीज़ को मीडिया पर आकर बताने से अभी तक गुरेज़ा हैं। जी ठीक है, मीडिया पे नहीं आ रहा है, बता रहे पुलिस और गुरेज़ा हैं। पता नहीं क्यों गुरेज़ा हैं, क्योंकि ये वो वाक़या है जिसने पूरी कौम को ही हिला के रख दिया और ये पहला वाक़या तो नहीं है। खैर, राना वहीद भी हमारे साथ ही मौजूद है। राना वहीद, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो जहर दिए जाने का टेस्ट है वो भी बताया जा रहा है कि किया गया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही डिटेल्स यकीनन शेयर होंगी, लेकिन वालिदा की जानिब से कहा गया था कि ये टेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, उनके वालदैन से चूँकि वो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं, मुसलसल जो है डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उनसे मुलाकात करता है, तो ये उनकी तरफ से जो है मुतालबा आया था कि उनको खदशा है कि शायद उनकी बच्ची को जहर ना दिया हो, तो इसके लिए जो है ये कल नमूने लिए गए थे। आज जो है फोरेंसिक पंजाब जो लेबॉर्ट्री है उसको भिजवा दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने तक जो है ये पता चल जाएगा जब रिपोर्ट आएगी कि क्या उसको जो जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। जबकि उनको सीसिस जो ब्लड का एक बीमारी है उसमें वो लाहक है, जिसका जो इन्फेक्शन जिसको ब्लड का आमतौर पे कहते हैं, और इसका डायग्नोसिस जो है इसके लिए मुश्किलात का सामना है। प्रोफेसर अल-फरीज जो है उन्होंने मुझे ये इस बात पे उन्होंने बताया कि अब इसकी जो टेस्ट है निगहदाश्त वार्ड में इस वक्त रिजवाना ज़ेरे इलाज हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तिबी इमदाद उसको मुहैया की जाए, लेकिन तबीयत उसकी बिगड़ती जा रही है। हमारी दुआ है कि रिजवाना जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। राना वहीद हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, किरण हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रिजवाना बच्ची वो है जिस पे तशद्दुद किया गया, वो अकेली बच्ची नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल रिजवाना केस जो है वो आला हुकाम भी उसका नोटिस ले रहे हैं और अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अभी शामिल कर लेते हैं दिन भर की 20 अहम खबरें। ML1 और शारा कुराक्रम की री अलॉटमेंट हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की वन-ऑन-वन मुलाकात। CPEC मंसूबों की पेशरफ पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। इस्लामाबाद के ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी इसमें शरीक थे। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मौशी तौर पर मुस्तहकम होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसाती हद उबूर कर गया। मर्दमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया, हमारी दरख्वास्त एहतजाज में तब्दील ना होने दें। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाजोड़ खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD बाजोड़ में दर्ज। SHO खार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नामालूम हमलावर नामजद, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज इजलास बुला लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुताल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस, मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफात शामिल कर ली गई। नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी दी थी। तोशाखाना केस में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। जिना हाउस हमलावर जलाओ घेराव का केस, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 68 मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी कर दी। मानसून बारिशों से दरिया बिफर गए, भावल नगर में दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले की तबाहकारियां, कई हिफाजती बंद टूट गए। सिंध के दरियाओं और बैराजों में भी सैलाबी सूरत हाल, बारिशों के बाइस दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज, गुड्डू और सखर के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पंजाब के कई शहरों में आज फिर बादलों के बरसने की तवक्को, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी में बारिशों का इम्कान। पंजाब के इम्तिहानी बोर्ड्स का मैट्रिक नताइज का ऐलान, सबसे ज्यादा कामयाबी का तनासुब डेरा गाजी खान में 86.37% रहा। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके सदर बाजार में बैंक के सामने डकैती, मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू शहरी से 26 लाख रुपए छीन कर फरार। सिविल अस्पताल कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया, न्यूरोलॉजी और PTD की खिड़की तोड़कर चोर अंदर दाखिल, तोड़फोड़ की OPD में रखा सामान साथ ले गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज मैच का शेड्यूल तब्दील, भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट का अहम मैच अब 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस्मान खान ने आयरलैंड में मुनाकिद मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। बाजोड़ धमाके से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां पर जान बहक अफराद की तादाद अब 154 हो गई है। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास कहते हैं कि हमलावर और ग्रुप की शनाख्त भी हो चुकी है और इब्तदाई इंक्वायरी में तकरीबन मुलजिमों तक पहुंच भी चुके हैं। निगरान वज़ीर आला KP भी बाजोड़ गए और वहां पर जाकर उन्होंने लवाहिकीन से ताज़ियत की, ज़ख्मियों की अयादत की। तो ये लेटेस्ट इसकी अपडेट्स हैं कि बताया जा रहा है, पुलिस हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन जो मुलजिमान हैं उन तक वो पहुँच चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं तोशाखाना केस की। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी है। दूसरी तरफ केस काबिल समात करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में ये लिखा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुतल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समात के लिए मुकर्रर करे। ट्रायल कोर्ट के जज की फेसबुक पोस्टों का मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजने और अगली समात से पहले रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम अब तक की तमाम तफसीलात जानेंगे। आदिल, बताइएगा इस केस से मुतालिक क्या डेवलपमेंट हुई है? आदिल, आवाज आ रही है आप तक? आदिल से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तोशाखाना केस से मुतालिक हम आपको बता रहे हैं जिसमें अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। जैसे जैसे इस केस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे वैसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आदिल अब्बासी से भी अभी हम रब्ता करेंगे और उनसे इस केस की तमाम तर तफसीलात जानेंगे। तो किस तरह से इस केस में दौरान समात क्या रिमार्क्स किए गए? आदिल अब्बासी,
अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा तोशाखाना केस से मुतालिक। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर केस का ट्रायल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 342 के बयान रिकॉर्ड कराने की कार्रवाई है उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है और दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें अपील दायर की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि जो तमाम दरख्वास्तें हैं तोशाखाना केस से रिलेटेड वो यकजा करके सुनी जाएँ और ये भी इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट को जो ट्रायल जारी रखा हुआ है ट्रायल कोर्ट ने उसको रोकने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो तोशाखाना ट्रायल इस वक्त चल रहा है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालत का दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना जो है वो ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, लिहाजा ट्रायल कोर्ट को जो कार्रवाई है उससे आगे बढ़ाने से रोका जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। इसके अलावा दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका, हुक्म इम्तना ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ट्रायल अगर मुकम्मल हो जाती है तो हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी। लिहाजा ये इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट को जो ट्रायल डेली बेसिस पे जो सेशन अदालत है वो ट्रायल डेली बेसिस पे इसका ट्रायल कर रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर पेश होते हैं और वहाँ पर आज 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज तलब किया गया था, ताहम वहाँ भी आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अब दरख्वास्त दायर की गई है उसको जो डायरी ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसकी जानिब से नंबर भी अलॉट कर दिया गया है, ताहम समाअत के लिए ये दरख्वास्त जो है मुकर्रर नहीं हो सकी। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर एक और दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जिसमें इस्तदा की गई थी, लेकिन वो दरख्वास्त भी मंजूर नहीं हो सकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से और आज ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको नंबर जो है वो अलॉट कर दिया गया। नंबर अलॉट कर दिया गया है लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। आदिल अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका आप तोशाखाना केस से मुतालिक बता रहे थे, ट्रायल को रोकने की इस्तदा कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दुबई के मैदान तसाव म्यूजियम में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मुजस्मा मैदान तसाव की ज़ीनत बनना पाकिस्तान के लिए किसी एहसास से कम नहीं है। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देखते हैं। मैदान तसाव म्यूजियम दुबई का इफ्तिताह 14 अक्टूबर 2021 में हुआ। ये मशहूर ज़माना मोमी मुजस्मों का अजायब घर खलीजी ममालिक में पहला है, जबकि आलमी सतह पर यह 25वां म्यूजियम है। इस अजायब घर में दुनिया भर की 60 मशहूर शख्सियात के मुजस्मे नुमाया तवज्जो का मरकज हैं। मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाली 16 नई शख्सियात के मुजस्मे हैं, जिनमें अमाराती, यमनी गुलूकार बिल्कीस फतही और मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी फनकार मोहम्मद आसिफ के मुजस्मे शामिल हैं। इन मुजस्मों की फहरिस्त में मुख्तलिफ खेलों के हीरो भी हैं, जैसा कि आयरिश बॉक्सर कॉनर मैकग्रेगर। तारीखी शख्सियत मलका एलिज़ाबेथ दोम, बरतानवी कैटवॉक स्टार कारा डेलोनेगे के अलावा इंडियन सुपरस्टार अदाकारा करीना कपूर, लियोनेल मेसी और बहुत सी दीगर शख्सियात शामिल हैं। और अब मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मुजस्मा भी इस म्यूजियम की जीनत बना है। कल की तकरीब की अहम बात यह थी कि बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की नकाब कुशाई के मौके पर उनके बेटे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुख्तलिफ खूबसूरत डिजाइनों से मुज़य्यन मोमी मुजस्मों के 7 कमरों पर मुश्तमिल दीगर आलमी सितारों से भरा ये म्यूजियम ब्लू वाटर आइसलैंड पर दुबई के फेरस व्हील यानी बड़े गोल झूले के करीब ऐन दुबई में हफ्ता भर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुला रहता है। तो ये है जी बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा। और आपको पता है जवेरिया कि ये 25वां म्यूज़ियम है। वैसे खलीजी ममालिक में पहला म्यूज़ियम है, इससे पहले 24 म्यूज़ियम मौजूद हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पर बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा है उसमें जो कपड़े उनको पहनाए गए हैं वो ग्रीन और वाइट, ये 1988 की उनकी जो तकरीबन हलफबरदारी थी जब वो मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, तो इन्हें उन्हीं कपड़ों को जो है वो आप कह लें कि उन्हें मिमिक किया गया, उस कलर को जो है वो दोहराया गया है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर करीना
कपूर का नहीं बल्कि कतरीना कैफ का मुजस्मा है। ये थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन बहरहाल देखने वाले देखकर पहचान गए होंगे कि कौन है। अच्छा भाई, बेनज़ीर के हवाले से सियासी अचीवमेंट्स तो उनकी एक जानिब, लेकिन दो चीज़ों के हवाले से वो बड़ी फेमस थी। एक तो उनका माइंड और दूसरा उनका ड्रेसिंग सेंस। तो ये भी बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उस दिन जो उनका लिबास था ग्रीन और वाइट, वो भी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल विजडम सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो वही अहम सवाल जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कैसा होगा, असम्बलियाँ कब और कैसे तहरील होंगी, ये सारे सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देखते हैं। कई दिनों से बार बार दोहराए जाने के बावजूद भी एक सवाल नए का नया है, कौन होगा निगरान वजीर आजम। पीडीएम की जमातें सर जोड़े बैठी हैं, लेकिन अभी भी एक नाम पर इत्तेफाक सामने नहीं आया। खबर है कि आज से दोबारा मेल मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियां मुलाकात करेंगी। दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से भी निगरान सेटअप के लिए राब्ते किए जाएंगे। खबर है कि नून लीग ने निगरान वजीर आजम के लिए 5 नामों पर गौर किया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी आज अपने नाम सामने लाएगी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की भी दीगर ऑपोजिशन जमातों से मुशावरत जारी है। जमात इस्लामी और GDA को भी एतमाद में लिया जाएगा। राजा रियाज ने बुध को ऑपोजिशन जमातों का इजलास भी बुला लिया। ऑपोजिशन लीडर इसी हफ्ते 3 नाम वजीर आजम को भिजवाएंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। तो ये जो सारी मुशावरत है, असम्बलियों की तहलील है और दीगर सारे अहम नोयत के मामलात हैं, ये होगा अगस्त के महीने में, क्योंकि आज जुलाई का तो आखिरी दिन है। तो कल से शुरू होने वाला जो महीना है उसके इब्तदाई 10 दिन जो है वो बड़े अहम हैं। और आज शाम के बाद से आप देखेंगे कि जो मामलात हैं उसमें एक तेज़ी भी आ जाएगी। तो अगस्त के महीने में क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर भी एक रिपोर्ट है, वो भी देखें। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, असम्बलियों की तहलील, इलेक्शन की तारीख, अहम कानून साजी और अदालतों में अहम केसेस पर बड़ी पेशरफ, सब के सब अगस्त के महीने में। जी जनाब, सियासी एतबार से अहम तरीन महीना अगस्त, एक दिन की दूरी पर। सियासी बिसात पर सारे बड़े फैसले इसी महीने में होंगे। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, जब निगरान वज़ीर आज़म का जिक्र हुआ तो उसके बाद एक नाम सामने आया जो कि था वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का। लेकिन उसके बाद जब इत्तेहादियों ने इस नाम पे कुछ मतलब मुस्बत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मुस्बत रवैया शो नहीं किया, तो अब फिर ऐसा था कि अभी नून लीग ने कार्ड अपनी जेब से निकालना शुरू किया तो इत्तेहादियों ने फौरन वापस कर लिया। अब ये नाम कोई नहीं ले रहा। हुआ क्या इस नाम के साथ, ज़रा ये भी देखें। एक तरफ सियासी जमातें निगरानों को चुनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दोनों बड़ी जमातें अपने उम्मीदवार को निगरान वजीर आजम बनाना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वजीर आजम इत्तेहादियों से शेयर कर चुकी है, लेकिन इस खबर के सामने आने पर इत्तेहादियों की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार शख्सियत को निगरान बनाना चाहती है, इसलिए इसहाक डार के नाम पर फिलहाल राजी दिखाई नहीं देती। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी ही नहीं, JUI और MQM वाले भी हाँ करते नजर नहीं आते। इत्तेहादियों का रवैया देखकर मुस्लिम लीग नून ने भी इसहाक डार के अलावा दीगर नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत की बड़ी जमात होने के नाते उनकी कोशिश होगी कि वो अपने पेश करदा नामों पर ही इत्तेहादियों को राजी कर लें। इसहाक डार साहब के नाम के साथ क्या हुआ ये तो आप जान चुके हैं। अब हुकूमत की एक इंतहाई अहम इत्तेहादी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसने भी आइंदा इंतखाबात के हवाले से अपने मुतालिबात को आज दो टोक अल्फाज में दोहराया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल सिद्दीकी जिसमें ये कह रहे थे कि सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि हमें साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात चाहिए, वो भी नई मरदमशुमारी पर। उन्होंने कहा क्या, वो जरा सुनते हैं। जल्द से जल्द मर्दमशुमारी को, लेकिन दुरुस्त मर्दमशुमारी, उसका ऐलान किया जाना चाहिए। उसकी बुनियाद पर वोटर लिस्ट बननी चाहिए, उसकी बुनियाद पे फौरी तौर पे नई डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ताकि साफ, शफाफ, ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात की जानिब कौम को बढ़ाया जा सके। हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, लेकिन आधे मर्दमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। फौरी इंतखाबात नहीं जनाब, पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात।
इंतखाबात में ताख़ीर भी नहीं चाहते, लेकिन नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात भी चाहते हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ताहा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे समझ नहीं आ रही, आइन कहता है कि 60 दिन या 90 दिन, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कम अज़ कम 4 महीने का वक्त दरकार है। आप चाहते हैं इंतखाबात भी वक्त पर हों और हों भी नई मरदमशुमारी पे, कैसे होगा ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन कहता है कि 60 दिन या 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वो आइन ये भी कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ, शफाफ, फेयर एंड फ्री होने चाहिए। ताहा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, यकीनी तौर पर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से शायद राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हुआ है। लेकिन बहरहाल साफ़ शफाफ इंतखाबात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो तजवीज़ है या जो मुतालबा है, इस पर हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे। फिर 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हुए ये उस वक्त काबीना का हिस्सा कैसे बने, ये भी एक सवाल है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हर बार पीछा करेगा जब जब वो साफ़ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है MKM पाकिस्तान का। पहले दिन से जो ही मरदमशुमारी मुकम्मल हुई, पहले तो ये मरदमशुमारी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबे पर ही हुई, और जब ये मरदमशुमारी हुई तो इसमें भी इन्होंने कहा कि कुछ फॉल्ट्स हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी पहले की निस्बत इसमें नंबर्स बेहतर आए हैं। तो अब इस नई मरदमशुमारी के हो जाने के बाद ज़ाब्ते के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो इंतखाबात होने चाहिए, ताकि जो आबादी है उस हिसाब से जो है वो सूबों को उनके हुकूक मिले, सूबों को NFC अवार्ड का हिस्सा मिले, और इस सारी सूरत हाल को जो है वो ताकि देखा जा सके। क्योंकि एक बहुत आप कह लीजिए कि ये गिला शिकवा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस के जो वसाइल हैं वो कराची पैदा करके देता है पूरे मुल्क को, लेकिन ये वसाइल कराची को नहीं दिए जाते कि कराची के मसाइल को हल किया जाए। ये मामला है, और ताहा साहब से हमारी इस पर बात नहीं हो सकी। बहरहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सारे मामले कुछ आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से हम जो घरेलू मुलाजमा रिजवाना बच्ची है उसके हवाले से कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। बच्ची की हालत कहा जा रहा है कि कुछ अच्छी नहीं है और 24 से 48 घंटे काफ़ी क्रिटिकल है और हो सकता है इसे वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया जाए। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देखिए। इब्तदाई FIR कमजोर क्यों काटी गई? क्या वजीर आजम के नोटिस के बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई? सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल कर ली गयी। रिजवाना की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद थाना हमक में दर्ज मुकदमे में दफात का इजाफा किया गया। मुकदमे में जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों के टूटने की दफात भी शामिल की जा चुकी हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा 7 रोज से जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अल फरीद जफर का कहना है कि 2 रोज बच्ची के लिए अहम है। रिजवाना की तबीयत कभी ठीक कभी खराब हो जाती है। तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। जहर दिए जाने का टेस्ट फोरेंसिक को भेज दिया। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के खिलाफ सोमोटो एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे। मामला दबाने पर सिविल जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया ने 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। रिपोर्ट में आपने सारी मेडिकल जो तफसीलात हैं वो जान ली हैं। रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज है और सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम ने PNN से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रिजवाना की हालत तशवीशनाक है, ताहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा हुआ है और वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। अब से कुछ देर पहले वो ज़ोहेब हसन काज़मी हमारे नुमाइंदे से बात कर रहे थे, बता क्या रहे थे, आप भी देखें। हमारे पास 7 दिन पहले ICU में दाखिल हुई थी। उस वक्त तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। ब्लड प्रेशर बहुत लो था। एक तो इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे और उन ज़ख्म के अंदर जो थे वो जिस वक्त ये आई है तो उसके अंदर मैगेट्स जो थे ना, कीड़े उसके अंदर पड़े हुए थे। इसके अलावा इसकी कमर है, उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ज़ख्म है। इसकी टिबिया जो लोअर लेग है वहाँ के ऊपर भी एक छोटा सा ज़ख्म का निशान था। 2-3 दिन से जो हम जिस मसले का हम शिकार हैं वो ये कि इसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। नेक्स्ट 48 से 72 आवर्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं इस बच्ची के लिए। ये तो है रिजवाना की कंडीशन जिसके लिए सब दुआगो हैं कि अल्लाह उसे सेहत दे और ये जो मुकदमा है इसमें इंसाफ होता नज़र भी आए। आज के दिन की एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही ज़बरदस्त हैपनिंग ये है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है
और आप ये कह लीजिए कि पाक चीन दोस्ती में एक और खुशगवार मोड़ आया है। सी पैक के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और वज़ीर आज़म हाउस में इस सिलसिले में तकरीब होगी। कल के दिन एक बड़ी तकरीब होने जा रही है, लेकिन आज के दिन जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, मामलात हुए, उसमें अहम याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जबकि ऐवान सदर में जो चीनी नायब वज़ीर आज़म है उनके एजाज़ में तकरीब हुई और उन्हें हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। अच्छा, ये इकबाल इस रिपोर्ट में हमारे पास मौजूद है, वो हम दिखाते हैं नाज़रीन को। नया अज़्म, नया अहद, पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर आज़म हाउस में तकरीब हुई। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ML1 और शाहराह कराकरम की री अलाइनमेंट हो गई है। ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। मुख्तलिफ मंसूबों पर $25 अरब सरमायाकारी होगी। Great solidarity of people to people friendship between the two countries, showing to the world that both the countries are wedded into a relationship which is unique in this world. वजीर आज़म ने कहा, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद किया जा रहा है। सी पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। CPEC was signed between Prime Minister Nawaz Sharif and President Xi Jinping. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC. चीन के नायब वजीर आज़म के एजाज में ऐवान सदर में भी तकरीब हुई। ही लीफेंग को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर ममलिकत, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। मेहमानों ने चीनी वफ्द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हैं, क्या मसरूफियात उनकी आज तक हैं और कल के दिन जो बड़ी मरकज़ी तकरीब होने जा रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर इस दोस्ती के 10 शानदार सालों पर हम बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें। ग़ुलाम मुर्तज़ा, यकीनी तौर पर ये सिलसिला शुरू होता है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर से, वो भी इसका क्रेडिट लेते रहे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी कहते हैं कि उनके दौर में ये सी पैक इनिशिएट हुआ, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के क्रेडिट पर है और हमने इसके 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं मजमूई तौर पर। इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अब जो है वो पिछले कुछ 3-3.5 साल की गलतियों का अजाला करने के मूड में है हम लोग, और हो भी रहा है। क्या माहौल है इस्लामाबाद का, क्या मामलात हैं, क्या नया होने जा रहा है सी पैक को लेकर? जी बिल्कुल कॉर्डियल एनवायरनमेंट है इस वक्त जो बातचीत हो रही है उसमें, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त को जो पाकिस्तानी वफ्द है उसको लीड कर रहे हैं, जबकि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चीनी वफ्द को लीड कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक बड़ा सानिया गुज़श्ता रोज़ हुआ है, उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा तमाम साइड्स पे, दोनों साइड्स पे ये बड़ा माहौल जो है वो अफसोसनाक हुआ है। लेकिन हमने बहुत सारी तकरीब देखी हैं, इस तकरीब में उसी तरह का जो शुक्रोस हम देख रहे हैं जिस तरह का गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जब शी जिनपिंग यहाँ पे आए थे तो 2016 में, उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसी तरह का आज वो माहौल हमें नज़र आता है। वो तकरीबन 46 बिलियन की उस वक्त सरमायाकारी की गई थी। बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिसमें तकरीबन 21,000 मेगावाट के जो मंसूबे थे बिजली के वो शुरू किए गए, उसके साथ साथ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे वो मंसूबे शुरू किए गए। बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए थे, कुछ मुकम्मल होने थे और जिनकी राह में रुकावटें जो हैं वो डाली गई, और सी पैक से पाकिस्तान तकरीबन आलमोस्ट पाकिस्तान ने सी पैक को फाइंड अप कर दिया गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। अब दोबारा से इसकी जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि दोबारा शुरू किया गया है सी पैक को। 10 साल तो बड़े टाइम है इसमें। 2023 में हमने तमाम जो मंसूबे हैं वो अर्ली हार्वेस्ट के हमने तकरीबन ख़त्म कर देने थे 2023 में, और 2026 तक हमारे दीगर जो सारे मंसूबे हैं वो भी मुकम्मल हो जाने थे। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि 2024 है तो अर्ली हार्वेस्ट के जो मंसूबे थे वो भी मुकम्मल पूरी तरह से नहीं हो सके थे, लेकिन कुछ मंसूबे बिजली के जो हैं वो कारखाने वो पूरे हो गए हैं, सड़कें तामीर हो चुकी हैं। अब जो आने वाले दिन हैं उसमें कल आप देखेंगे कि सुनेंगे ML1 एक मंसूबा है जो कि कराची से ग्वादर से लेके जो आपको गिलगित बल्तिस्तान का रेलवे लिंक जो है वो फराहम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फेज़ है उसका वो कराची से पेशावर तक आएगा और ग्वादर से पेशावर
पेशावर तक वो होगा। और वो इस तरह से होगा कि चंद घंटों में आपको 5 से 7 घंटों के अंदर वो इतना फास्ट ट्रैक होगा कि 5 से 6 घंटों के अंदर जो वहाँ पे माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो कराची से, ग्वादर से वो यहाँ पहुँच सकेंगी पेशावर में, और फिर आगे उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीन ले जाया जाएगा, और इस तरह से चीन का जो माल आएगा उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, जिसका कल आगाज कर दिया जाएगा और आने वाले वक्तों में वो कंप्लीट होगा। ML1 भी गो के इस मंसूबे के आगाज से ही था इसका होना, लेकिन ये भी बहरहाल ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पर हमने कोशिश की कि जहाँ जहाँ गैप्स हैं हम उन्हें पूरा करें। इस मुआहदे के साथ, इस CPEC के मंसूबे के साथ हमारी जो मजमूई तौर पर कमिटमेंट है, गो कि हमने बीच में एक डिप लिया जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो रियासत पाकिस्तान की कमिटमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है, दो टोक है, क्योंकि मुस्तकबिल CPEC से ही जुड़ा है पाकिस्तान की मईशत का। और एक ऐसे वक्त में कि जब आप डिगरदूं थी सूरत हाल, तब चीनी नायब वज़ीर आज़म का आना, ये भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है बाकी फ़रीक़ैन को, ख़ित्ते के, कि कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान चीन के लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हमला है, ख़ुसूसी तौर पे ये बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के, और इस वक्त में आना, और आज आप ये देखें कि मेहमान के आते ही आज आपकी स्टॉक मार्केट जो है आफ्टर 2 ईयर्स वो 48,000 क्रॉस कर गई है। तो ये भी एक बड़ा 1000 तकरीबन जो इंडेक्स हैं पॉइंट्स, वो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक सरमायाकारों का एतमाद भी जाहिर करता है कि चीन के साथ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इसी तरह से मुस्तहकम हों और आगे बढ़ें। आज की जो सूरत हाल है इसमें अगर हम बात करते हैं तो $60 बिलियन तक हम लेके जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट को। कुछ हमारे जो एसईज हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, वो नहीं बन पाए थे, उनको भी हम इफेक्टिव करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अब इस CPEC के ज़रिए से आ रही है वो ज़राअत में चीन जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ज़राअत में भी इन्वेस्ट होगा, शहरात में भी इन्वेस्ट होगा, ML1 में होगा, और उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारा पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों देखें कोई भी चीज़ जो है वो आइसोलेटेड नहीं देखनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों जो हमने एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और जो उसमें जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई गई, और फिर देखें साथ ही साथ उसको आप क्लब कर लें चीन की इन्वेस्टमेंट से, तो आपको लार्जर पिक्चर नज़र आती है कि किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकर जाए जा रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में उनकी मसरूफियात हैं, इशाइए ज़हराने सब चल रहे हैं। कल एक मरकज़ी तकरीब होगी जिसमें डेफिनेटली एक फंक्शन था जिसमें जो कल्चरल शो था वो भी होना था, लेकिन वो अब बताया जा रहा है कि मनसूख कर दिया गया होगा या उसे मनसूख कर दिया गया। अच्छा उबैद, हुकूमत के जाने के आखिरी अयाम है, तो ऐसे में धड़ाधड़ कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं और इसके साथ साथ कुछ कानून साजियाँ भी हो रही हैं। कल सेनेट में हमने देखा कि तोशाखाना बिल तो मंजूर करा लिया गया, लेकिन वॉलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल उसको ड्रॉप कर दिया। अब कोई नया गेम प्लान तैयार हो रहा है, सियासी जमातें एक दूसरे को कमज़ोर बनाने और दीवार से लगाने के लिए कोशा हैं। हो क्या रहा है ये जानते हैं। रिपोर्ट यकीनी तौर पर रिपोर्ट। नई कानून साजी या कोई टारगेट, क्या PTI के गिर्द नया शिकंजा तैयार हो रहा है? सेनेट में पेश किए गए इंसदादे पुरतशद्दुद बिल ने मामलात मशकूक कर दिए। न सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि उसके इत्तहादी भी अब बोल पड़े हैं। UI ने एतराज आयद किया है कि हुकूमत एतमाद में लिए बगैर उजलत में कानून साजी कर रही है। पीपल्स पार्टी के वजीर ममलिकत शहादत आवान ने बिल सेनेट में पेश किया तो नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये शिकंजा कल हमारे गले पड़ेगा। ये खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा, और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने बिल को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए उस पर एतराज़ात उठाए। कुछ बिल्स ऐसे भी हैं जो मेंबरान ने ऑब्जेक्ट किए हैं, और मैं समझती हूँ कि चलिए अगर जल्दी में ऐसा हुआ है तो कोई ममानियत नहीं है, चेयरमैन साहब आप निशानदेही कर दें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल को खौफनाक करार देते हुए कहा कि ये तरीके इंसाफ पर पाबंदी का बिल है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफ़ात पर, जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये
जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल पर एतराजात बढ़े तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी इस पर पेशरफ्त के बजाय ड्रॉप करना पड़ा। मुतनाज़ कानून साजी से ये सवाल पैदा हो रहा है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर ऐसी कानून साजी की क्यों कर जरूरत पैदा हो रही है। क्या ये बिल किसी सियासी जमात को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? तो सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से ज़ेरे बहस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023 है क्या? सियासी जमातें क्यों इसे एक टारगेट बिल करार दे रही हैं? ये बिल पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतल्लिक बनाया गया है, मगर इस पर किसी भी ऐवान या कमेटी में बहस नहीं हुई है। तो ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023 है क्या, ये आपको बताते हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस अफराद और तंजीम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतल्लिक इस मुजवज़ा बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम तहलील कर दी जाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। तशद्दुद की मौवनत, साजिश या उकसाने वाले शख्स को 10 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। इंतहा पसंदी में शामिल शख्स को 90 रोज तक हिरासत में रखा जा सकेगा। मुतासरा शख्स को हाई कोर्ट में अपील का हक होगा। तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। हुकूमत को मालूमात या मुआवनत देने वाले शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इसी पे बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, कल हमने देखा कि सेनेट में ये बिल जो है वो ड्रॉप कर दिया गया चेयरमैन सेनेट की जानिब से। ये बताएगा कि ये बिल ड्राफ्ट किसने किया, क्योंकि काबीना से तो इसकी मंजूरी हुई नहीं। इत्तेहादियों की तो बात चले अलग है, नून लीग के अपने सेनेटर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जी जवेरिया, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के जो अरकान सेनेट थे, पार्लियामेंट थे, उनको भी इसके ऊपर एतबार में नहीं लिया गया, बल्कि वफाकी काबीना से भी इसकी मंजूरी नहीं ली गई। ये बिल जो है वो वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मुश्तरका तौर पर ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करके उसको बराह रास्त जो है वो सेनेट में पेश कर दिया। और हैरानकुन बात ये थी कि जब ये बिल पेश किया गया तो उस वक्त इसकी कॉपियां भी अरकान को जो है वो फराहम नहीं की गई थी, बल्कि जो एजेंडे के ऊपर जब ये बिल आया तो उसके ऊपर अरकान सेनेट ने शोर बाकायदा मचाया था कि हमें बताया जाए कि इस बिल में है क्या। जब उसको पढ़ा गया, कॉपियां फराहम की गई, तो उसके बाद जो सीधा नुकात जो आपने बता दिए हैं तो इसके ऊपर फिर सबके कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये इसको कमेटी को बाकायदा भिजवाया जाए। ये तो फिर सिर्फ एक सियासी जमात के लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए जो है ये बिल जो है वो खतरनाक साबित होगा। और कोई पता नहीं क्योंकि अब हुकूमत हमारी जा रही है कि कल को ये बिल जो है हमारे गले पड़ जाए। तो उसके ऊपर जब इस चेयरमैन सेनेट ने भी देखा कि ये बिल इसके ऊपर हुकूमती तादी जो है वो खुद भी इसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, उनके भी बहुत से सवालात हैं, तो उन्होंने भी ऐवान की राय को देखते हुए इसको खुद ड्रॉप कर दिया। वैसे अमूमन कभी ऐसा होता नहीं है। अच्छा। चेयरमैन सेनेट जो होता है या स्पीकर जो होते हैं, किसी बिल को भी ड्रॉप करना हो या उसको मुस्तरद करना तो ऐवान की राय लेते हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने इसमें अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। हुकूमत की जानिब से इस बिल को वापस नहीं लिया गया, इस चीज को नोट कीजिएगा। इसको चेयरमैन सेनेट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसमें जो कंसेंसस बनना था वो इसके ऊपर नहीं बना और तरीके से इंसाफ के साथ साथ जो हुकूमती और इत्तेहादी जो थे वो इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, उसको फिर जो है वो फिर वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो चेयरमैन सेनेट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और इसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सेनेटर्स भी ये कह रहे थे किसी एक जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम जमातें इससे मुतासिर होंगी। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमें इस पर अपडेट कर रहे थे। सेनेटर्स ने भी काफ़ी इस पर एतराज़ उठाया। वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून जूं का तू मंजूर हो गया तो बगैर कमेटी के गए आने वाले दिनों में ये ऐसा एक शिकंजा होगा जो सबके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस तरह की लेजिस्लेशन होती ज़रूर है, लेकिन इसमें इत्तेहादियों का एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी सूरत हाल ये है कि ये बिल जो है वो अब ड्रॉप कर दिया गया है। और अब दिन भर की अहम और बड़ी 20 खबरें। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। बाजोड़ खुदकुश धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास कहते हैं हमलावर और ग्रुप की शनाख्त हो गई है।
ML1 और शाहराह कराकरम की री अलाइनमेंट हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात। CPEC मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद के ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी शरीक थे। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। हमारी दरख्वास्त एहतजाज में तब्दील न होने दें। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज इजलास बुला लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुताल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का केस। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफ़ात शामिल कर ली गईं। नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मंजूर काका ने नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी दी थी। तोशाखाना केस में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 68 मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी कर दी। मानसून बारिशों से दरिया में भर गए। बहावलनगर में दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की तबाहकारियां। कई हिफाजती बंद टूट गए। सिंध के दरियाओं और बैराजों में भी सैलाबी सूरत हाल। बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। गुड्डू और सखर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब के कई शहरों में आज फिर बादलों के बरसने की तवक्को। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान। पंजाब के इम्तिहानी बोर्ड का मैट्रिक के नताइज का ऐलान। सबसे ज्यादा कामयाबी का तनासुब डेरा गाजी खान में 86.37% रहा। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके सदर बाजार में बैंक के सामने डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू शहरी से 26 लाख रुपए छीन कर फरार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज मैच का शेड्यूल तब्दील। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट का अहम मैच अब 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस्मान खान ने आयरलैंड में मुनक्किदा मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।